चलो ठीक है। अब उसमें, हाँ चलो ये भी स्टार्ट हो गया। अब उसमें आप लोग हेडिंग डालो, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कोऑग्निटिव डोमेन, कोऑग्निटिव डोमेन, कोऑग्निटिव डोमेन। मैम प्लीज रिपीट। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कोऑग्निटिव डोमेन, BLOOMS, ब्लूम्स यस मैम। टेक्सोनॉमी कोऑग्निटिव डोमेन। मैम जो ब्लूम टेक्सोनॉमी इसी के आगे कंटिन्यू सेम लाइन पे करें ना। हाँ हाँ हाँ, ये पूरा एक ही सेंटेंस है। अब इसमें मैंने बोला था ना 8 अलग अलग सेक्शंस बनाने को, खाने बनाने को। यस मैम। हाँ, तो पहले वाले में लिखो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। सेकंड में लिखो क्रिएटिंग, क्रिएटिंग। एवेल्यूट। हाँ, अगले में लिखो इवेलुएटिंग। आई होप मैंने ये पहले भी बनवाया है। यस मैम। हाँ, लेकिन कोई पढ़ के नहीं आया इसलिए दोबारा बनाओ। बट मैम याद है। इवेलुएटिंग। हाँ, फिर नेक्स्ट लिखो एनालाइजिंग, एनालाइजिंग। फिर अंडरस्टैंडिंग। फिर नेक्स्ट लिखो अप्लाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। फिर नेक्स्ट में लिखो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। फिर मैम रिमेम्बरिंग। हम्म, फिर उसके नेक्स्ट वाले में रिमेम्बरिंग, और सबसे लास्ट लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग थिंकिंग स्किल्स। स्किल। सबसे लास्ट वाले में लिखो लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स। अब इसमें एक एरो बनाओ नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए। रुको मैं दिखा दूं, ऐसे दिख रहा है? हम्म। ठीक है, बनाया सबने? यस मैम। चलो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारी टेस्टिंग में, लर्निंग में और इवैल्यूएशन में काम आता है। ठीक है ना? तो जब मैंने ब्लूम्स पढ़ाया था तब ये चीज बताई होगी कि जितनी भी एजुकेशन है वर्ल्ड में, किसी भी सब्जेक्ट की हो, किसी भी टॉपिक की हो, वो ब्लूम्स के अकॉर्डिंग ही चलती है। ठीक है? तो उन्होंने क्या बोला था कि सबसे पहले हमारा लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग डेवलप होता है। सपोज हमने आज कोई टॉपिक पढ़ा तो हम उसको सबसे लोएस्ट लेवल पे समझना शुरू करेंगे। ठीक है? उसके बाद क्या होगा, हमारे लेवल्स बढ़ते जाएंगे, हम उसको याद करेंगे, याद करके समझेंगे, समझ के बाद हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और अप्लाई करने के साथ भी हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम एनालिटिकल हो जाएंगे कि ऐसे क्यों है, हम उसको एनालाइज करेंगे, क्या क्या उसके पॉइंट्स होने चाहिए। देन अगेन हमारा ब्रेन उसको इवेलुएट करेगा कि कितना सही है, कितना गलत है। फिर क्या होगा, हम क्रिएटिव हो जाएंगे, देयर विल बी मोर क्रिएटिविटी। तो जो हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था उससे लेके एंड तक हम काफी ज्यादा क्रिएटिव हो चुके होंगे। और फिर सबसे एंड में क्या होगा, हमारा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग पे चला जाएगा। हम उस स्किल में अपना बहुत कुछ ऐड करके उसे आगे प्रेजेंट करेंगे। ये इतना समझ में आया?
नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, जैसे अभी मुझसे पूजा ने पूछा कि ये चीज उसमें थोड़ा अलग थी मैम, ये चीज ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या किया, तुमने उसको इवेलुएट किया, एनालाइज किया, फिर तुम्हारी जो क्रिटिकल लेवल या हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है उसने वर्क किया, एंड देन तुमने लोएस्ट लेवल से लेके सारे लेवल्स को ऐड ऑन करके उस चीज को प्रेजेंट किया, ठीक है। तो वो क्या हुआ तुम्हारा, दैट इज योर स्किल, जो तुम्हारा हायर लेवल ऑफ फंक्शन ब्रेन दिखा रहा है कि आप उसमें क्या क्या चीज ऐड ऑन कर सकते हो, क्या क्या माइनस कर सकते हो। ये मैं हर टॉपिक के लिए आपको बताती हूँ। अब समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। तो यही चीज हमारे हर चीज में यूज होती है, जब हम आंसर लिख रहे होते हैं या जब हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, दोनों एस्पेक्ट में, ठीक है ना। स्टूडेंट और मेंटोर दोनों के लेवल पे। जो स्टूडेंट होता है वो उस आंसर को अपने तरीके से देने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने एड ऑन्स उसमें करता है, उसको क्या समझ में आया वो उस एंगल्स को भी ऐड करता है, प्लस टीचर ने क्या समझाया उस एंगल को भी ऐड किया जाता है। और जब एक टीचर सवाल पूछते हैं तो वो भी जो उन्होंने पढ़ाया है उसका हर एस्पेक्ट ऐड करके पूछते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं आपको ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी ही अगर पूछूंगी तो आई विल इवन आई कैन आस्क एनीथिंग, आई कैन इवन आस्क अ सिंपल एग्जांपल अगर मैंने दिया होगा तो, ठीक है ना। तो दैट डिपेंड्स कि हम क्या पूछ रहे हैं। कई बार इसको ऐसे समझो, कई बार क्या होता है एग्जाम पेपर बड़ा सिंपल आता है, अरे हम तो ये पढ़ के गए थे, वो तो आया ही नहीं, वो तो पूछा ही नहीं, बड़ा सिंपल पूछ लिया। और कई बार एग्जाम पेपर बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। और कई बार एग्जाम पेपर मिक्स रहता है कि इजी क्वेश्चंस भी होते हैं और टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो वो आपके मेंटोर पे या गाइड पे या एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो अपना क्या कॉग्निटिव फंक्शन यूज करके आपके लिए पेपर बना रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोग जो आंसर दे रहे हो वो तो खैर इवेलुएट हो ही जाता है कि क्या आपने उसमें ऐड किया। इवन अगर आप कोई क्लास का बताया हुआ एग्जाम्पल लिखते हो तो यू गेट मोर मार्क्स कि चलो दिस पर्सन वाज अटेंटिव इन क्लास, बट दैट अगेन अप्लाइज फॉर इंटरनल मार्किंग। एक्सटर्नल को कोई मतलब नहीं है आप क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, ठीक है ना। बट ही विल मार्क यू ऑन द वे ऑफ एक्सप्रेशन, आपने किसी चीज को कैसे समझा, उसमें क्या ऐड किया और कैसे उसे एक्सप्रेस किया। समझ में आया इतना पॉइंट बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अब डिजाइन मैंने आपको लिखवा दिया ना। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट हमारा ब्लूप्रिंट के बाद हमारा आएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइटिंग द क्वेश्चंस। राइटिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए? आप लोगों ने कभी कोई क्वेश्चन पेपर बनाया है कभी किसी जूनियर के लिए या घर में? यस मैम, यस मैम। अच्छा चलो बताओ, क्वेश्चन जब हम लोग बनाते हैं डिजाइन करते हैं क्वेश्चन पेपर तो क्या चीज रहती है दिमाग में? मैम एवरेज स्टूडेंट भी कर ले अच्छे से। एवरेज भी कर ले, बिलो एवरेज भी कर ले, है ना। मैम 6 इसीलिए मैम पास हो जाए हर स्टूडेंट, इसलिए 70:30 का रेशियो बनाते हैं और उसमें भी ऑप्शन रख देते हैं। और बताओ कोई। मैम ये टीचर्स मेड टेस्ट के तरीके का है, स्टैंडर्डाइज्ड का नहीं है। इसमें जितना भी बनाया है ये टीचर्स मेड टेस्ट जैसा बनाया है। मैम ऐसे ही बनाते हैं कि कुछ क्वेश्चन मतलब बहुत लेंदी भी नहीं बनाते हैं, कि टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं क्वेश्चन पेपर, कि हर स्टूडेंट जिसकी स्पीड भी लो है वो कर ले। इंडिया में स्टैंडर्डाइज टाइम कितना है वैसे किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम का? 3 आवर्स मैम। 3 आवर्स है ना हर जगह? यस मैम। तो इसको हम लोग क्या दिमाग में रखते हैं, हम सिंपल एक समरेटिव क्वेश्चन नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की भी अगर बात करें तो हम लोग मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रखते हैं सो दैट एवरीबडी कैन आंसर
एवरेज, बिलो एवरेज, एवरी स्टूडेंट शुड नो द आंसर्स। एटलीस्ट 50% तक तो सब सॉल्व कर ले, ठीक है ना। उसके बाद में उसमें टफ क्वेश्चंस भी ऐड किए जाते हैं। वो किस लिए किए जाते हैं? अगर दो एक सेम कैलिबर के बच्चे हैं तो आप उनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सो यू नीड टू ऐड सम सॉर्ट ऑफ टफ क्वेश्चंस, ठीक है ना, कि आप उनको जज कर पाओ कि किसने ज्यादा बेहतर किया है परफॉर्म। इसीलिए क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस का ऐड होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस यू आर एडिंग। समझ में आया बच्चों? यस मैम। चलो फिर थोड़ा सा लिख लो इसमें, ये लिखो इसमें, in setting a question paper, in setting a question paper, various points are kept in the mind, various points are kept in the mind before the final inclusions. Various points are kept in the mind before the final inclusions. Like के आगे डैश लगा के पॉइंट लिखना। पहला लिखो, it should include questions, it should include questions from the overall syllabus, from the overall syllabus, rather than the particular topics, rather than the particular topics. Next लिखो, the marking and questions should be, the markings and questions should be of large varieties, so that an average student can carry on it with ease, Next point लिखो, the distribution of questions should be according to the previously set, should be according to the previously set curriculum system, like it should include long answer questions,
कॉमा ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, कॉमा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, very short questions, comma followed by objective or one word answer questions, objective or one word answer questions. लिखा? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में. The questions from the questionnaire should include whole of the syllabus and not particularly and not questionnaire should include a questionnaire should include whole of the syllabus and not any particular topic and not any particular topic should be included or excluded. Should be included or excluded. मतलब जब हम क्वेश्चन पेपर बनाएं, क्वेश्चनेयर बनाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए. ठीक है ना? ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिट को या एक टॉपिक को आपने ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया, उसी से लेके 4-5 क्वेश्चन दे दिए, या एक पर्टिकुलर टॉपिक को भूल ही गए, उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया. कई बार ऐसा होता है ना कि अरे हम तो वो पढ़ के गए थे, उससे तो कोई सवाल ही नहीं आया. तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पहला यूनिट उठाया, उसी में से आधे से ज्यादा क्वेश्चन दे दिए. ठीक है ना? तो द क्वेश्चनेयर शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द होल सिलेबस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? समझ आ गया बेटा? समझ में? यस मैम. चलो अब नेक्स्ट हेडिंग, ये हेडिंग थी हमारी, क्या थी? राइटिंग क्वेश्चंस ना? ये वाली राइटिंग द क्वेश्चंस थी. हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, मार्किंग स्कीम्स. लिखवाया है क्या मैंने? नहीं मैम, हाँ पहले नेम्स लिखवाए थे. अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डालो मार्किंग स्कीम्स. मैम मार्किंग स्कीम से किस स्कीम्स स्किल्स लिखा था मैम हम लोगों ने. हाँ, SCHEME स्कीम ना? नहीं मैम स्किल लिखा था इसलिए. अच्छा ठीक है, लिखा था. ओके. मार्किंग स्कीम कर लो, चाहे स्किल कर लो, कुछ भी कर लो, उससे मार्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए. अब हम पढ़ेंगे कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए. ठीक है ना? वैसे इसमें पढ़ने वाली कोई बात नहीं है, तुम लोग इतने सारे एग्जाम दे चुके हो. थोड़ा बताओ, जरा प्रकाश डालो, कैसे होती है मार्किंग? अकॉर्डिंग टू द मैटर, मतलब कितना मैटर लिखा है क्वेश्चन में. यूनिवर्सिटी में तो यही चलता है मैम.
अच्छा। मैम लॉन्ग आंसर 16, अगर 20 नंबर का है तो आपने कितने भी पन्ने लिखे हों, हम्म। आपको 15 से ऊपर तो नहीं मिलने वाले, मैक्सिमम मैक्सिमम 14 मार्क्स। हम्म। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि छोटे क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि उसमें फुल ऑन फुल मिलते हैं। यस मैम। और कोई बताएगा? सब्जेक्ट वाइज भी होता है वैसे तो, ऐसे बेटा कि मैम जैसे स्टार्ट हुआ, हाँ, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक मैम है। ये पेडागॉगी बिल्कुल भी स्कोरिंग नहीं है, ठीक है ना। तो जो पढ़ाया है उतना ही लिखना, ज्यादा लिखोगे तो उससे ज्यादा नंबर नहीं मिल जाएंगे। मैम इट डिपेंड्स ऑन टीचर आल्सो हाउ यू वांट टू मार्क। ओह, ओके। हाँ, दैट डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर। जब आप लोगों के एग्जाम में कॉपी करेक्ट होके आती है तो आप लोग बोलते हो ना कि ये सब्जेक्ट में तो बहुत हार्ड मार्किंग हुई है, ये सब्जेक्ट में तो बड़ी लीनियंट हो गए। यस मैम। हाँ, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द सेटअप ऑफ द मेंटोर या एग्जामिनर, ठीक है ना, एंड द क्वेश्चन पेपर। दोनों ही चीजें हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या है क्वेश्चन पेपर बनाने वाली की, दे आर वेरी डिफरेंट। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊंगी तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप एग्जाम्पल्स डालो, है ना, फ्लो चार्ट ज्यादा डालो, और पोथी लिखना बंद करो, है ना, पेजेस भरना बंद करो। को किसी के पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पेजेस पढ़े। फिर वही होता है, एट द एंड 20 में से 15 नंबर दे दिए जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, लिखा तो होगा ही कुछ। ठीक है ना, जितना हो सकता जी है। मैम। हाँ, ये देखिए बोले, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, वेलकम। मैम मैं यहीं था, सुन रहा था आपको। तो बताओ फिर कैसा होना चाहिए हरिकेश क्वेश्चन पेपर? मैम जैसा आप कह रहे हैं लिखा तो ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर टीचर्स की तो डिमांड होती है पोथी लिखी जाए। अच्छा। और अक्सर होता है ऐसा है कि जो पेपर टफ आता है उसकी मार्किंग लीनियंट हो जाती है, और जो पेपर इजी होता है उसकी मार्किंग हार्ड हो जाती है। हाँ हाँ, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि पेपर टफ है, बच्चों ने कुछ लिखा तो होगा नहीं, तो इनको ऐसे ही देख देख के थोड़ा हाँ, बहुत नंबर दे दो। कई दफा ऐसा लगता है कि ये वाला पेपर तो यार खराब हो गया था, लेकिन उसके मार्क्स उम्मीद से ज्यादा आ जाते हैं, और जिसमें लगता है ये तो बड़ा अच्छा हुआ उसमें उम्मीद से कम आते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो ये, लेकिन एग्जामिनर के माइंड सेट पे होता है, दैट डजंट हैपन ऑलवेज। जरूरी नहीं है हाँ कि हर बार ऐसा हो। जी जी मैम। ठीक है ना। तो लेकिन व्हेन वी आर अ मेंटोर, या जब हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, हम लोग, आप लोग, तो हम लोग क्या जी बेसिक पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो मैंने पहले बताया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क होना चाहिए। ऐसे टाइप क्वेश्चंस को अलग रखो, ठीक है ना। फिर एक्सप्लेनेशन इन ब्रीफ वाले क्वेश्चंस की अलग मार्किंग, और ऑब्जेक्टिव डालना, वन वन आंसर, ट्रू फॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हमारे जैसे एवरेज बच्चों के पास होने के लिए हम कैसे पास होंगे अगर नहीं लिख पाएंगे तो। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स को क्यों ऐड किया जाता है क्वेश्चन पेपर में? इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यू गेट टायर्ड हाफ एन आवर राइटिंग डाउन अ सिंगल बिग क्वेश्चन, देन टेकिंग अनदर हाफ एन आवर इन राइटिंग अनदर बिग क्वेश्चन। ठीक है ना। तो बीच बीच में आपको गैप दिया जाता है कि चलो ट्रू फॉल्स कर दिए, या वन वर्ड कर दिया, या ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत ऐड ऑन हो गया। जी मैम, मेरा पेपर हर बार लिखने के चक्कर में छूटता है, उंगलियां दर्द करने लगती हैं, एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं। उसका तरीका होता है, एग्जाम से पहले 3-3 घंटे की प्रैक्टिस किया करो पुराने पेपर उठाकर। मैम गाने लिखा करें रेडियो बजा के। गाने के बजाय पेपर करोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना, पास भी हो जाओगे। जी मैम। चलो, इसमें लिखिए हम लोग। अब समझ में आया हमारी पेपर एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? मैम स्टूडेंट को भी टाइम डिवाइड करके पेपर देना चाहिए। हाँ, इट्स लाइक एजेस यू हैव बीन गिविंग एग्जाम्स, अब तो आदत हो जानी चाहिए, यस मैम। है ना, पर होती नहीं है वो। चलो लिखो, इसमें पहला पॉइंट लिखो, मार्किंग स्कीम ऑफ, marking scheme of the paper or questionnaire, the paper or questionnaire is
is based on the systems of higher authorities. System of higher authorities. System of higher authorities. For example, at the level of college or university. For example, at the level of college or universities. Next point लिखो. A mentor or an examiner. A mentor or an examiner can only make a slight change. Can only make a slight change in the pre-paper settings. In the pre-paper settings. Next point लिखो. In the marking skills. In the marking skills. The scoring of an individual depends. The scoring of an individual depends on इसमें आगे डैश लगा के लिखना बेटा. Depends on पहला लिखो. The quality and quantity of a question paper. The quality and quantity of a question paper. Next लिखो. Reliability of assessment. Reliability of assessment. Next point लिखो. Degree of consistency. Degree of consistency of scores. Degree of consistency of scores. और लास्ट पॉइंट लिखो. Standards of judgment. Standards of judgment by the examiners. By the examiners. Personal and professional experience. Personal and professional experience. Standard of judgment by the examiners. Personal or professional experience. लिखा सबने? यस मैम. 1 मिनट के लिए जरा सारे पॉइंट्स पढ़ो और फिर मुझसे पूछो कौन सा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया.
मैम सेकंड पॉइंट रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट, इसमें रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट मतलब कि जब हम एक क्वेश्चन पेपर चेक करना शुरू करते हैं तो हमने पहला क्वेश्चन देखा, ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ, फर्स्ट इंप्रेशन आया कि चलो बच्चे ने कुछ पढ़ा है। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन देखा, उसमें भी बच्चे ने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो क्या होता है, एक एग्जामिनर का माइंडसेट हो जाता है कि चलो ये पढ़ने वाला बच्चा है, तो वो उसको उसके अकॉर्डिंग भी ग्रेड्स देता है। जो ये लास्ट वाले पॉइंट में चीज जस्टिफाई हुई है कि जजमेंट जो है वो पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे आता है। समझ में आई ये चीज? यस मैम। तो नेक्स्ट लिखें। यस मैम। मैम अकॉर्डिंग टू यू लॉन्ग क्वेश्चन पहले करना चाहिए शॉर्ट? अकॉर्डिंग टू मी मैं पहले सारे शॉर्ट क्वेश्चंस निपटा लेती हूँ, उसके बाद आराम से लॉन्ग करती हूँ। छूट जाएगा तो पता है नंबर तो आने नहीं है। Ma'am, but according to construction of an achievement test, the very first point, instructionals and objective. In every question paper in instructions, this is mentioned कि we have to attempt each and every question in sequence wise. And the first very question is long question. राइट। Now what we मैम have कभी कभी होता है ना लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता, मतलब सोचते चलो बाद में करेंगे इलेबोरेट करके, उसमें हाँ। टाइम भी ज्यादा चला जाता है, तो उसके चक्कर में शॉर्ट खराब हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? हाँ अभी मैंने मैंने मेरा तो खराब होता है। हाँ तो अभी मैंने आप लोगों को एक चीज लिखवाई ना कि जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं ये प्रीसेट होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी और कॉलेज। यस हाँ। है ना, तो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सेम रूल नहीं होता है कि यू हैव टू अटेंड सीक्वेंस वाइज या पहले पहला करो फिर दूसरा फिर तीसरा, ठीक है ना। तो जहां जैसे बहुत हाँ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मतलब, लेकिन हाँ बोल देते हैं टीचर और पेपर में भी लिखा रहता है। वो इसलिए कि एग्जामिनर को यहाँ वहां पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे ना, इजी हो जाएगा चेक करने के लिए, ठीक है। वो इसीलिए बोला जाता है। और फिर आप खुद देखो, अगर आपको 100 बच्चों की कॉपियां जांचनी है, चेक करनी है, और किसी ने पहला क्वेश्चन कहाँ किया है, दूसरा कहाँ किया है, चौथा पीछे किया है, पांचवा इधर, तो बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अब ये रिसेंट ईयर्स में यूनिवर्सिटीज ने क्या किया है कि एक प्रीसेट लिख दिया है कि भाई ऐसे ऐसे करना है, पहला क्वेश्चन पहले करो, जैसा लिखा है वैसे करो। तो उन्होंने एग्जामिनर के लिए थोड़ी चीजें इजी कर दी हैं। समझ में आया? यस मैम। लेकिन फिर भी अपनी ना घड़ी के हिसाब से चला करो, ये नहीं कि पहला क्वेश्चन में आधा घंटा 1 घंटा 45 मिनट बिता दिए। क्यों? क्योंकि नंबर तो आने नहीं है। 20 आउट ऑफ 20 यू वोंट एक्सपेक्ट कि आपको कोई दे देगा। तो आप कंटेंट में आपके पूरा वो होना चाहिए, जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन कि उन्होंने क्या पूछा है, एंड दैट डजंट डिपेंड कि आप लिखते जाओ लिखते जाओ। चलो वैसे भी हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सब हेडिंग डालो, लिखो हाइलाइट्स ऑफ अ गुड मार्किंग स्कीम। highlights of a good marking schemes। लिखो इसमें for achieving good grades in long questions, for achieving good grades in long questions और ऐसे टाइप क्वेश्चंस और ऐसे टाइप क्वेश्चंस following are the outlines। following are the outlines। इस पॉइंट को अभी जो लिखवाऊंगी ना, इसको अपने लिए पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए मार्क जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। लिखो पहला, the answer should be complete। the answer should be complete
and cover. The answer should be complete and cover all possible or major areas, all possible or major areas as demanded by the examiner, as demanded by the examiner. नेक्स्ट लिख लिया ये वाला? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा. use as much as pointers or indicators rather than paragraph method. Use as much as of pointers and indicators rather than paragraph method. For example, use of bullets, comma, numbers, comma, हाइलाइटर्स. यहाँ पे हाइलाइटर का मतलब वो रंग बिरंगे हाइलाइटर नहीं, आप सिंपल अगर अपने मेन पॉइंट को अंडरलाइन भी कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो हाईलाइटेड. पॉइंटर्स, इंडिकेटर्स, नंबर यूज करना, हाइलाइटर यूज करना, जो चीज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है उसे एक बॉक्स में बंद करके अलग से बता देना, या इन्वर्टेड कॉमास का यूज करना. ठीक है. फ्लो चार्ट्स लिखते जाना, मुझे याद नहीं रहता. यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स, when you are not able to explain anything, just make a flow chart. ठीक है. that could be anything, a circular one, और आप एक स्क्वायर भी बना सकते हो. ठीक है. अप एंड डाउन सिंपल भी बना सकते हो. लिखा सबने? यस मैम. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो. use of paragraph method should be avoided as much as possible. Use of paragraph method should be avoided as much as possible. And if not, then highlighters or boxes should be used. To indicate important points. समझ में आया बच्चों? यस मैम। यस मैम. ठीक है ना? तो ये तो आपका मेथड था कि कैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चंस को अटेंड करना है. ठीक है ना? अब आप इसी में सब हेडिंग डालो. सब हेडिंग मत डालो, अगला पॉइंट ही लिख लो. लिखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट
short questions इसमें लिखो डैश लगा के आगे, a complete answer should be provided, a complete answer should be provided with the breakups wherever possible. A complete answer should be provided with the breakups wherever possible. लिखा? यस मैम। ठीक, अब इसमें क्या समझ में आया? ब्रेकअप क्या होता है? पैरा चेंजेस मैम। नहीं, पैराग्राफ चेंज नहीं, मतलब अभी भी पैराग्राफ में ही लिखना है, मतलब इतना बताने के बाद भी नहीं, फ्लो चार्ट में लिखना है। अरे नहीं बाबा, क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा कई बार एक क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स होते हैं, बट इट इज अगेन अ सिंगल क्वेश्चन। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो दोज आर कॉल्ड ब्रेकअप्स। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि क्या पूछूं, चलो यही पूछती हूँ, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन एनी टू। ठीक है, अब ये तुम्हारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें तुम्हारे 2 ब्रेक्स हैं। व्हाट आर द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन वो आपका एक अलग क्वेश्चन हो गया, एंड एक्सप्लेन एनी टू वो आपका अलग क्वेश्चन हो गया। तो ये तुम्हारा 10 नंबर में आया है, तो 5-5 हो गए, और 5-5 में भी 5 2.5 हुआ। अगर आप एक्सप्लेन एनी टू है तो वो उनके 2.5 नंबर हुए। इस बात को समझो। अब पहले क्वेश्चन में तुम्हें 5 में से ही नंबर मिलेंगे, भले ही तुम उसमें 4 पेज बर्बाद कर दो, डजंट मैटर। ठीक है ना? तो 5 में से आपने बहुत अच्छा लिखा होगा तो आपको 4 मिलेगा। ठीक, फिर ये कहो कि हमने तो इसमें 4 पेज लिखे और 4 नंबर मिले, इससे कोई फर्क नहीं है। फिर आते हैं तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन पे, उसी का जो पार्ट था एक्सप्लेन एनी टू, उसमें क्या था? 5 का था, वो हमने 2.5 में डिवाइड कर दिया। अब वो तुमने जब एक्सप्लेन किए तो तुम तो लिखते चले गए, एक्सप्लेनेशन खत्म ही नहीं हो रहा है, पेजेस ही खत्म हुए जा रहे हैं। बट अगेन दैट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग, मिलेगा तुमको 2.5 में से ही नंबर, तो टोटल 5 में से ही नंबर मिलेगा उसमें। सपोज उसमें भी अगर आपको मान लीजिए 3 दिए, 2.5 में से एक में तुमने 2 के बराबर लिखा तो 2 दे दिया, एक में 1 दे दिया, तो वो 3 हो गया। 3 और इधर हुआ कितना? 4, तो टोटल कितना हुआ? 7। अब 10 नंबर वाले क्वेश्चन में तुम्हें 7 मिल रहा है। ठीक है ना? और उसमें आपने क्या किया? 15 पेज लिखा। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यस मैम। तो डोंट एक्सपेक्ट कि 15 पेज पे 10 में से 15 मिल जाएगा या 10 में से 10 मिल जाएगा। नो मैम, 6 से ऊपर नहीं मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन पेपर को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ये चीज समझ में आया? यस मैम। बाकियों को समझ में आया? बर्थडे गर्ल को, बर्थडे गर्ल समझ में आया? यस। हाँ, तो जब कोई भी आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो तो उसमें इस चीज का ध्यान रखो कि पहले तो देखो उसमें उसके हिज्जे माने पार्ट्स कितने हैं क्वेश्चन के। ठीक है ना? और एक एक पार्ट को मार्क्स कितने डिवाइड हुए हैं, तो उससे ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं बेटा, भले ही आप कितनी भी कॉपियां भर लो। ठीक है? इसीलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस शुड बी स्वीट एंड टू द पॉइंट। बस यस और नो करके खत्म, उसको डिटेल में लिखने का कोई मतलब नहीं है। What are the methods of evaluation? मेथड्स ऑफ इवैल्यूएट, तो अभी और क्या, यही तो बता रही हूँ, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। ओके, फिर से बताती हूँ। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है ना? मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया कि एक्सप्लेन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ठीक है, एंड गिव 2 एग्जांपल्स। Suppose this is a question, explain Bloom's taxonomy and give 2 examples, या give 2 use.
तो ये क्वेश्चन हमने आपको दिया 10 मार्क्स में, ठीक है। अब 10 मार्क्स में 2 क्वेश्चन के पार्ट हो गए तुम्हारे। एक्सप्लेन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज 5 मार्क्स एंड गिव 2 एग्जांपल्स इज ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है ना। अब आपको आउट ऑफ 5 मानकर ही उसको आंसर करना है, ठीक है। तो आप सिर्फ उसको एक्सप्लेन करिए, उसकी डेफिनेशन लिखिए, क्या होता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, किसने दिया था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ऐड कर दिया, तो तुम्हारा 5 में से आराम से 3 3.5 आ जाएगा। फिर हमारा दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, एक्सप्लेन 2 यूजेस या 2 एग्जाम्पल। तो उसमें जब 2 बोला है तो हमको 2 एग्जाम्पल ही चाहिए, उसमें भी फिर आपका 5 कट हो जाएगा और 2.5 नंबर का आपका क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने दोनों एग्जाम्पल दिए तो आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एक ही एग्जाम्पल लंबा कर दिया, डजेंट मैटर, आपको 2.5 में से ही मिलेगा, अगला 2.5 आपका कट गया। समझ आई अब मेरी बात? समझ आई? यस मैम। हाँ, इसीलिए क्वेश्चन पेपर को 5 मिनट देके एक बार पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि लिखते में तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब कोई क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा होता है आंसर शीट, तो वो एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। चलो, ये पॉइंट समझ में आए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस शायद। यस मैम। हाँ, तो हेडिंग डालो उसमें, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। इसके सब पॉइंट्स लिखवाए थे बेटा, द पर्पस ऑफ मार्किंग स्कीम। यस मैम। ओके, चलिए। क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, इसका मतलब क्या हुआ कि हर क्वेश्चन का एक डिफरेंट एनालिसिस होगा। जैसे मैंने अभी बताया, जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं वो सीधे सीधे होते हैं कि एक्सप्लेन द एजुकेशन सिस्टम, ये एक बड़ा सा ऐसे टाइप क्वेश्चन आ गया, तो इसमें कोई इसका वो तो है नहीं लिमिटेशन, तो इसमें आपका पहला पूरा यूनिट इंक्लूड हो जाएगा। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे कैसे एक्सप्लेन करते हो। इफ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एजुकेशन सिस्टम, तो उसमें आप क्या क्या ऐड कर रहे हो, ठीक है। सारे आप उसकी अलग अलग कैटेगरीज, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, ये सब ऐड करो, फिर उसके बारे में डिटेल बताओ, या एक एक 2 लाइन भी आप अगर सबके बारे में लिख रहे हो, ठीक है ना। फिर एजुकेशन का यूज हमारी सोसाइटी में, तो ये सारी चीजें आप, दीज आर कॉल्ड ऐसे टाइप क्वेश्चंस। इसमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपने क्या पढ़ा है और आप क्या क्या उसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। बट अगेन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, इसमें भी जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको इंक्लूड अगर आपने किया है तो यू विल गेट मोर मार्क्स। और अगर आप जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, एक ही चीज को बार बार एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है ना, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स तो वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है ना। फिर अब सपोज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कोई, ठीक है ना। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस या यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, शॉर्ट एंड कंसिस्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। इसमें आप कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते हो, कुछ भी और एड ऑन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगेन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखकर ही यू हैव टू आंसर एनी क्वेश्चन, ठीक है। और जो जजमेंट करेगा, जो इवैल्यूएशन करेगा, जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा, वो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही करेगा। तो ये चीज हमें हमेशा हर क्वेश्चन में ध्यान देनी चाहिए, और थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करके ही उसको फिर एक्सप्लेन करना चाहिए। इतना समझ में आया? यस मैम। चलो फिर इसका पहला पॉइंट हमारा, इसमें एक लाइन, अच्छा चलो लिख लो, लिखो, दिस इज द 6th and most important part of
दिस इज द सिक्स्थ ही है ना वैसे? यस मैम। एंड हाँ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ any question paper setting, any question paper setting. लिखो, it helps the paper setter to analyze the depth and importance of any question on various parameters, अब इसमें पहला हेडिंग डालो बेटा, द पर्पस ऑफ मार्किंग स्कीम। और यहाँ पे मार्किंग स्कीम है, स्किल नहीं है। ओके। इसमें पहला पॉइंट लिखो, अवॉइड इनकंसिस्टेंसी ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एलिमिनेट डिफरेंशिएटिंग इन स्कोर्स। नेक्स्ट, प्लीज रिपीट। एलिमिनेटिंग डिफरेंशिएटिंग इन स्कोर्स, मतलब कि मैं बाद में बताऊंगी ये सबका। नेक्स्ट लिखो, मेक रिजल्ट्स मोर रिलायबल। और लास्ट पॉइंट लिखो, रिड्यूस वेरिएशंस इन मार्क्स। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था? अवॉइड इनकंसिस्टेंसी इन जजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? अवॉइड इनकंसिस्टेंसी इन जजमेंट का मतलब ये हुआ कि एक बच्चे की कॉपी चेक करके यू कैन नॉट डिसाइड द होल बैच। ठीक है ना? क्या होता है कई बार जब हम लोग नॉर्मल, आप लोग जब वाइवा देने जाते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग के बच्चे जो कुछ नहीं बताया है तो एग्जामिनर बिकम्स होपलेस और दूसरे बच्चों को काफी ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ता है। या कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बिल्कुल बेसिक्स पे आ जाता है, जब हार्ड नहीं बता रहे हो तो फिर इजी सवाल बताओ। ठीक है ना? ये होता है। तो दिस इज इनकंसिस्टेंसी ऑफ जजमेंट। दिट शुड नॉट हैपन इन स्कोरिंग सिस्टम। जब थ्योरी का पेपर चेक करते हैं तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक बच्चे ने अच्छा पेपर किया है तो सारे बच्चे ने अच्छा किया होगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। एंड
जब एक बच्चे ने कुछ नहीं किया है तो अगले ने भी कुछ नहीं किया होगा, अगेन आपकी एक्सपेक्टेशंस खराब हुई, ठीक है ना। तो हर इंडिविजुअल को पर्सनल बेसिस पे असेस करना चाहिए रादर देन अ ग्रुप। समझ में आई ये चीज? यस मैम। ठीक है। जी मैम। हाँ, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली क्या होता है, 2-3 बच्चों ने अगर अच्छी कॉपियां लिखी हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वही फिर सारे बैच के साथ एक्सपेक्टेशन हो जाती है एग्जामिनर की, तो सबने अच्छा किया होगा। फिर क्या होता है, फिर वो देखता है कि अगले ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, तो स्कोरिंग बहुत ज्यादा वेरीड हो जाती है, ठीक है ना। टॉपर के 76 आ रहे हैं और जो लोएस्ट ग्रेड है वो तुम्हारा 52-53 एवरेज जा रहा है, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ मार्किंग। ये इनकंसिस्टेंट। मैम हाँ, प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसको? प्रैक्टिकली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एग्जामिनर डिपेंड करता है बेटा, इसीलिए ये चीज यहाँ पे पॉइंट को हाईलाइट किया गया है कि आपको जब आप कोई एग्जामिनर बन रहे हो, आप कोई कॉपी चेक कर रहे हो, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर जजमेंट, ठीक है ना। हाँ, सारे टीचर तो पेडागोजी पढ़ के आते हैं, फिर भी वो लोग ऐसा करते हैं। सारे टीचर हम पेडागोगी लोग पढ़ भी के वही नहीं करते आते। हैं। मतलब मैंने तो पेडागोगी नहीं पढ़ी बेटा। अच्छा, तो फिर कैसे? मतलब मुझे लगा मैम हर कॉलेज में पढ़ाया जाता होगा मास्टर्स के बच्चों को। नहीं पढ़ाया जाता है, तभी तो मैंने आपसे पूछा था कि आप अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करो, कहाँ कहाँ पेडागोगी पढ़ाया जाता है। लेकिन ये आता है, दिस कंसिस्टेंसी कम्स विद मैम ड्यूरेशन ऑफ पढ़ाया टाइम। जाता है मोस्टली, मोस्टली जगह इतना डीप नहीं तो कहीं सुपरफिशियल थोड़ा बहुत, कि टीचिंग स्किल को के लिए तो होता ही है, सिलेबस है वो तो मैम। पर हर जगह इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। और जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं तो पेडागोगी वहीं की वहीं रह जाती है, ठीक है ना। मैम फिर तो कोई मतलब नहीं हुआ सिलेबस का। क्या करें, नहीं मतलब तो नहीं है, सही बात है, ठीक है। बताइए मैम, हम दोनों लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम्म लेकिन मैम मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करूंगा, मैं अलग अलग ही जज करूंगा। अच्छा, हरिकेश, रिकॉर्डिंग हो रही है तो तुम्हारे बच्चों के बारे में तो बाकी लोग भी सुन लेंगे जब ये उस पे जाएगा यूट्यूब पे। अब पढ़ाई करें। जी मैम। चलो फिर, ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? मैम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, हमें एलिमिनेट डिफरेंशिएटिंग इन स्कोर्स। एलिमिनेट डिफरेंशिएटिंग इन स्कोर्स, अगेन ये बहुत ही लॉजिकल बात है, तुम मत बोलना हरिकेश, सिर्फ सुन लेना, ठीक है। देयर शुड नो नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द स्कोर्स, ठीक। अब ये हम अपने अगर पर्सनल क्लास लेवल पे हम कोई एग्जाम ले रहे हैं तब तो हम ये चीज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर है तो ही विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्कोर्स ऑफ टू इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। मैम तभी तो यूनिवर्सिटी की कॉपीज में स्टूडेंट का नेम नहीं मेंशन होता, ओनली रोल नंबर्स आर मेंशन्ड। हाँ, ओनली रोल नंबर्स आर मेंशन, और कॉपी कहाँ जा रही है, कौन चेक कर रहा है, इट इज नॉट एट ऑल। नोबडी नोज। हाँ, नोबडी नोज, ठीक है ना। तभी देयर आर फेयर जजमेंट, अदरवाइज क्या होगा, व्हेन पीपल नो पूजा दे विल गिव मोर मार्क्स टू पूजा और दे विल गिव मोर मार्क्स टू नेहल, ठीक है ना। तो इसीलिए देयर इज नो नेम एंड समटाइम्स इवन द फर्स्ट पेज इज रिमूव्ड so that you cannot discriminate between the scores. हाँ, ये क्लास लेवल पे हो सकता है, टेस्ट वगैरह के लेवल पे, but that is okay, that is not a passing judgment to the next level. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? मेक रिजल्ट्स मोर रिलायबल। मोर रिलायबल, हाँ, अगर फेल हो रही है तो पूरी क्लास फेल हो, ठीक है, और पास हो रही है तो पूरी क्लास फेल हो, पास हो, और अगर डिफरेंशिएट है भी इन मार्क्स में तो ऐसा रहे कि जो रिलायबल लगे, ये नहीं कि कक्षा में सिर्फ 2 बच्चे पास हैं और पूरी कक्षा को फेल कर दिया। भाई ऐसा क्या, बिल्कुल किसी ने कुछ लिखा ही नहीं था क्या?
ठीक है ना? तो रिजल्ट्स जो हैं वो रिलायबल भी लगने चाहिए, ठीक है? इसीलिए हम बाकी स्कोर्स का ध्यान देते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या था? रिड्यूस वेरिएशन इन मार्क्स। अगेन ये भी वही बात है, रिड्यूस वेरिएशन इन मार्क्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंस, कि क्लास में केवल 2 ही बच्चे हैं जिनके 70 से अबव मार्क्स आ रहे हैं, बाकी सबके इतने कम स्कोर्स हैं। तो इसका मतलब तो या तो वो 2 बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और बाकी पूरी क्लास एवरेज है, या टीचर की कॉपी चेक करने में डिफरेंस है, या टीचर के पढ़ाने में कोई डिफरेंस है, कि वो उन 2 बच्चों को स्पेशल अटेंशन दे रही है और बाकी पूरी क्लास को कोई अटेंशन नहीं दिया जा रहा। ठीक है ना? तो ये इस तरीके की वेरिएशंस नहीं दिखनी चाहिए। जब हम मार्क करने बैठते हैं, जब पेपर सेट करने बैठते हैं और मार्किंग स्कीम्स में जाते हैं, तो हर चीज के लिए एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। अब आप एक बच्चे को 5 में से 5 दे रहे हैं और एक बच्चे को, बाकी पूरी क्लास को 5 में से 2 दे रहे हैं, तो दिस इज अ डिफरेंस ना, दिस शुड नॉट बी देयर। ठीक है ना? ओवरऑल यू शुड बी फेयर इन योर जजमेंट। ठीक है? इसीलिए फेयरनेस लाने के लिए ही जो कॉपीज होती हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग प्रोफेशनल्स को दी जाती हैं, व्हेन यू डू नॉट नो एनीवन। समझ में आई बेटा जी ये चीज? यस मैम। चलो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बेटर देन द अदर्स। ऐसा कुछ लिखवाया था क्या? नहीं मैम, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिखवाया था। चलो ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिख लो, लिखो। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर regarded objective type tests are regarded better than the subjective ones, regarded better than the subjective ones because डैश लगाना बिकॉज के आगे। और बताओ ऑब्जेक्टिव अच्छा क्यों होता है सब्जेक्टिव से? मैम स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग होता है, लेस जल टाइम हैंड हाँ लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मैम दोनों के हैंड में लिए। पेन नहीं होता है प्रैक्टिकल। दोनों के लिए लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बच्चा भी जल्दी कर लेता है, टीचर को भी सिर्फ टिक लगाना होता है। ठीक है? मैम बट माइनस मार्किंग भी होती है ना, जैसे कि एग्जाम्स होते हैं इसमें। हाँ ऑब्जेक्टिव में एंट्रेंस में होता है कि माइनस होती है, लेकिन कई बार माइनस नहीं भी होती है। क्लास टेस्ट में माइनस नहीं होता है। हम्म चलो तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। डैश यस लगाया, मैम। यस मैम। वहां लिखो, पहला पॉइंट लिखो, दे आर इजी टू मार्क, दे आर इजी टू मार्क। नेक्स्ट लिखो, दे आर लेस टाइम कंज्यूमिंग, दे आर लेस टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट लिखो, मार्किंग डज नॉट नीड, marking does not need any special skills, marking does not need any special skills। नेक्स्ट लिखो, whole syllabus is easily covered, whole syllabus is easily covered। नेक्स्ट लिखो, objectives are highly valid, objectives are highly valid।
and reliable for testing and reliable for testing नेक्स्ट लिखो in marking the scores do not vary. The scores do not vary. vary vary and no chances of biasing. No chances of biasing. लिखा सबने? यस मैम। चलो 2 मिनट पढ़ो और मुझे बताओ कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। मैम इसमें जो दिया है दे आर लेस टाइम कंज्यूमिंग, तो मैम जो लेस टाइम कंज्यूमिंग की बात है वो इवैल्यूएशन के लिए हो रही है ना, कि दोनों इवैल्यूएट करने में? नहीं, दोनों चीजों के लिए। जब तुम्हें टिक ही लगाना है तो कितनी देर लगेगी तान्या टिक लगाने में? नहीं मैम, जैसे क्वेश्चन पेपर जो होता है, जैसे हम लोग जो ऑब्जेक्टिव देते हैं वो भी तो 3 आवर्स का ही होता है ना, मतलब उसे सॉल्व करके, जैसे कोई भी है तो हम सॉल्व करके या सोच कर ही, ऑल्दो लिखना नहीं पड़ता, लेकिन जैसे 3 आवर्स का होता है एग्जाम, तो वो भी तो 3 आवर्स का है। तो नहीं मैम, वो हाँ 1.5 आवर्स का भी मैम कई जगह होता है, उसके सेक्शंस डिवाइड होते हैं, ए सेशन, बी सेशन, सी सेशन में। नहीं 3 आवर्स के भी होते हैं, इसलिए मैंने कंफर्मेशन के लिए पूछा कि इसमें क्या। हाँ अच्छा। नहीं, अब तानिया की बात सुनते हैं। देखो यस ता मैम। वो बिल्कुल सही कह रही है। 3 आवर्स का भी होता है, 1.5 का भी होता है, 2 का भी होता है, और ऑनलाइन तो आजकल 1 आवर के भी हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन उसमें क्या होता है तानिया, इफ योर ब्रेन इज रनिंग फास्ट तो तुम्हें जरूरी नहीं है तुम 3 घंटे लेके बैठी रहो पेपर, यस मैम। ठीक है ना। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या है कि 3 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग जाता है कई बार, है ना। हमको आगे के यस लिए भी मैम। थोड़ा कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन छूट रहा है तो वी नीड मोर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला गया है दे आर लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये दोनों एस्पेक्ट्स में बोला गया है, एज इन द एस्पेक्ट ऑफ टीचर एंड द स्टूडेंट, ठीक है ना। यस मैम। ये चीज समझ में आई? देखो ड्यूरेशन रिटन वही रहेगा, अगर 3 घंटा बोला है तो 3 घंटा ड्यूरेशन है, बट आप अपने एंड पे यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट, ठीक है ना। अगर आपने 2 घंटे में कर लिया तो यू हैव स्टिल 1 आवर, तो आप दोबारा एक बार रिवाइज, बोलते हैं टीचर्स कई बार कि हो गया है तो एक बार रिवाइज करो, देखो क्या गलती है क्या नहीं है। बट मैम सब्जेक्टिव में भी कभी कभी ऐसा होता है कि करीब कभी कभी 2-2.5 घंटे में हो जाता है पेपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है ऐसा, बिल्कुल होता है, दोनों चीजें ही हैं। लेकिन अगेन लेस टाइम कंज्यूमिंग के टर्म्स में अगर देखा जाए तो वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, ठीक है ना, ओके मैम। बिकॉज यू डोंट मैम हैव टू राइट। हाँ कौन है ऑब्जेक्टिव ये? में मैम ये ऑप्शन रहता है हमारे पास कि आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, आगे बढ़ो। लेकिन सब्जेक्टिव में वी स्टिल ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस रिगार्डलेस में आता हो चाहे नहीं आता हो, कुछ भी लिख दो उसमें। हाँ हाँ हाँ, ये भी होता है कई बार। व्हेन यू हैव टाइम तान्या, जब हमारा पेपर हो जाता है और हमको ऐसा लगता है कि अच्छा हम इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं, तो सब्जेक्टिव में ये ऑप्शन है आपके पास कि यस आप मैम। कि आप उसमें ऐड कर सकते हो, पर ऑब्जेक्टिव में तो नहीं है। यस माने यस और नो माने नो, ठीक है ना। हाँ मैम, हाँ मैम, अब क्लियर हो गया। अब ये है कि उसमें आप इतना विचार करो यस और नो करने में, दैट डिपेंड्स कि आप 3 घंटे से ज्यादा टाइम भी ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यस मैम। लेकिन अगर हम उसे ब्रॉड एस्पेक्ट पे सोचें तो दे आर डेफिनेटली लेस टाइम कंज्यूमिंग। मैम हाँ बेटा। मैम जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जैसे आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, मैम 3 घंटे किन किन एग्जाम्स का होता है? क्योंकि मैम हमें पता नहीं है। हम 3 घंटे तो यूजुअली वैसे नहीं होता है एंट्रेंस एग्जाम्स, अगर पर 3 घंटे भी ब्रेक का होगा, ठीक है ना। जैसे कि जितने भी आईएएस वगैरह ये सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम्स होते हैं, ये इस तरीके के होते हैं कंडक्ट, और उसमें भी वो लोग ब्रेक देते हैं। ऐसा नहीं सेक्शंस है, डिवाइड करके। हाँ ऐसा नहीं है कि यू कंटिन्यूअसली यू हैव टू सिट देयर फॉर 3 आवर्स,
या अभी मैम 3 एसएससी का, घंटे में क्वेश्चंस भी बढ़ जाते हैं ना, 250-300 क्वेश्चन हाँ होते हैं 3 घंटे में। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। अब 150 क्वेश्चन के लिए दे वोंट बी गिविंग यू 3 आवर्स, ठीक है ना, फिर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग होता है। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कहीं कहीं पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐड किए जाते हैं, देन अगेन दे ऐड द टाइम, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अभी क्लियर हो गया, यस मैम। यस मैम। आगे बढ़े। अरे लेकिन ये बंद होने वाला है। यस चलो मैम। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? ऑब्जेक्टिव स्किल्स के बाद मैम स्कोरिंग नंबर्स। स्कोरिंग नंबर्स नहीं, इसमें एक पॉइंट बीच में रह जाएगा नहीं तो। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर नॉट प्रेफर्ड, ऐसा कुछ लिखवाया है क्या मैंने? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं लिखा ऐसा है। कुछ नहीं है। नहीं है, तो ये इस चीज को बीच में कहीं पे ऐड कर लो, अभी जहां लिखा है उसके बाद एक स्टार बना के ये चीज ऐड कर लो। देखो भाई, बहुत अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इजी होता है, ठीक है ना, थ्रू एंड थ्रू होता है, उसमें आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं होती एक्सप्लेन करने की। यही सारे कारण हैं कि इनको प्रेफर नहीं किया जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी अपग्रेडेशन लेवल के लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, देयर आर स्टूडेंट्स हु वांट टू एक्सप्लेन समथिंग, बट इन ऑब्जेक्टिव टाइप देयर आर नो एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड, तो इसीलिए वी अवॉइड द होल क्वेश्चनेयर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। बट यस, समटाइम्स स्मॉल पोर्शन इज एडेड ऑब्जेक्टिव्स का। कई बार ऐसा होता है कि आपको यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स में या जितने भी आपके अपग्रेडेशन वाले एग्जाम्स हैं उनमें ऑब्जेक्टिव्स को ऐड किया जाता है, बट नॉट एज अ होल, ठीक है। पेपर पूरा सब्जेक्टिव ही रहता है, समझ में आया? यस मैम। चलो इसमें मैंने लिखवाया क्या पॉइंट? नहीं लिखवाया। अभी नहीं। इसमें लिखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर not preferred, not preferred at the upgradation levels, upgradation levels, जहां पे अपग्रेडेशन लेवल्स होता है कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, जहां पे आप एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहे हो, ठीक है ना, या स्कूल लेवल जब आप 5th पास करके 6th में आ रहे हो, तो यहाँ पे इसको नहीं इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इसके आगे डैश लगा के लिखना बेटा, पॉइंट्स में 1 2 3, बिकॉज पहला पॉइंट लिखो, दे कैनॉट use the higher level thinking skills, they cannot use the higher level thinking skills पहला पॉइंट। दूसरा लिखो more of a guesswork is resorted, more of a guesswork is resorted rather than the knowledge, next लिखो, they are not suitable for all the occasions,
for all the occasions next point लिखो, they can never test the written expression, comma, ability to think, comma, ability to think, and argument in your own words, and arguments in your own words. लिखा? यस मैम। तो जब भी हम प्रमोशनल लेवल की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग को वेरीफाई नहीं माना जाता है, मतलब इट इज नॉट वेरीफाइड एंड इट इज नॉट यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन। तो उसके कई सारे कारण हैं। पहला हमारा क्या है कि इसमें एक मिनट, हाँ कॉल आ रहा है, तुम लोग एक मिनट पढ़ो। पढ़ा? यस मैम। क्या तो समझ में आया कुछ? मैम जैसे फर्स्ट पॉइंट है दे कैन नॉट यूज द हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स, मैम व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि yes means yes and no means no। जब आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं तो क्या होता है, आपको जो ज्यादा सही लगता है आप उसे टिक करते हो ना, जो आपको आता है आपको स्ट्राइक करता है कि अच्छा ये आंसर होगा, हमने टिक कर दिया, यस मैम। ठीक है ना, विदाउट फर्दर थिंकिंग। लेकिन वहीं पे अगर आपको वही क्वेश्चन लिखने के लिए दे दिया जाएगा तो क्या होगा, आपका ज्यादा हायर लोब इन्वॉल्व होगा, है ना। आप उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, आप उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। यू कैन बी मोर एंड मोर क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव रादर देन सुपरेटिव। यहाँ पे क्या होता है, यू आर मोर सुपरेटिव, ठीक है, ऊपर ऊपर का समझ में जितना आया उतना देखा कि चारों में से कौन सा सही है और उस पर टिक लगा दिया। यही होता है ना जनरली। यस मैम। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं।
क्योंकि जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं या जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो क्या होता है, वी यूज डिफरेंट एग्जाम्पल्स, जिससे हमारा बहुत ज्यादा जो है थिंकिंग लेवल बढ़ता है, हमारे थिंकिंग स्किल्स बढ़ते हैं, एंड वी आर एबल टू एक्सप्लेन एनीथिंग मोर रादर देन सिंपली टिकिंग आउट अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको पासिंग ग्रेड के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात दूसरा पॉइंट बिल्कुल जज कर रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि गैस वर्क इज मोर इन्वॉल्व। कई बार क्या होता है, इनकी पिंकी पोंकी, अच्छा चलो ये वाला सही लग रहा है, इस पे टिक लगा देते हैं, और वो सही हो जाता है, तो तुक्के से हम पास भी हो जाते हैं, हमारे नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। होता है कि नहीं? यस मैम। तो लेकिन ये आपका एक तरीके से, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू जज एनी इंडिविजुअल, है ना। कई बार क्या होता है, ऐसे ऐसे बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं, हम खुद ही कहते हैं अरे इसका कैसे हो गया यार, इससे तो कुछ नहीं आता था। ठीक, तो वो इनकी पिंकी पोंकी के थ्रू हो जाता है। इसीलिए इसको आगे कक्षा में अपग्रेड करने के लिए दिस इज नॉट यूजफुल। उसमें क्या होगा, होशियार बच्चे को अगर उस टाइम कुछ याद नहीं आया तो वो तो रह जाएगा, ठीक है, और जो एक एवरेज है या बिलो एवरेज है वो अपने गेस वर्क के अकॉर्डिंग आगे निकल जाएगा। And ma'am, one more thing. हम्म, Cheating can be easily done. हाँ, चीटिंग कैन बी इजीली डन। आगे पीछे का देख लिया, तूने क्या लिखा, तूने क्या लिखा। हाँ, That's why, ma'am, in standardized exams and commercial-based exams, the questions are changed. Pattern is same although, but first question is fifth. It occurs most of the professional exams. questions are all same, the numbering is changed, and of course there are different sections। किसी के पास ए ब्लॉक की कॉपी आती है, किसी के पास बी ब्लॉक की कॉपी आती है, ठीक है ना। Yes, ma'am. चलो ये चीज समझ में आई। Yes, ma'am. फिर उसके बाद क्या था, दे आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल ओकेजन्स, Yes, ठीक है ना। ma'am. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव एग्जाम कंडक्ट कराना रादर देन ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि बेटा ऐसे सोचो कि वी हैव अ फुल क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे बहुत होशियार बच्चे भी हैं, फिर एवरेज भी हैं, कम होशियार हैं, और एक हमारे बेचारे बिलो एवरेज बच्चे भी, मेरे जैसे बच्चे भी हैं। अब अगर मुझे पास होना है और ऑब्जेक्टिव आपने रख दिया तो मैं तो फेल ही हो जाऊंगी ना, अगर मुझे एक भी सवाल नहीं आया तो। सब्जेक्टिव में ये है कि चलो भाई, मुझे जो भी क्लास में समझ में आया, या मैंने बुक से पढ़ा, या मैंने किसी भी मीडियम से पढ़ा, तो आई विल एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ वेल, ठीक है। तो टीचर को थोड़ा एहसास होगा कि चलो बच्चे ने पढ़ा है, तो शी विल प्रोवाइड, ही और शी विल प्रोवाइड यू मार्क्स। पर ऑब्जेक्टिव में हम बिल्कुल ही वो डोर क्लोज कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव में यस यस नो नो, ठीक है ना। इसीलिए जब भी हम अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग उस लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स को नहीं इस्तेमाल करते हैं। ये समझ में आया? Yes, ma'am. बस यही समझाया गया इस पॉइंट में। चलो जी, थोड़ा सा बस इसमें आगे और कुछ लिखवाया है मैंने। They can never test the written expression, ability to think, and arguments in your own words. ये लिख- हाँ, तो इस पॉइंट में तो वही ना कि जब व्हेन यू आर नॉट यूजिंग योर हायर लेवल फंक्शंस ऑफ ब्रेन एंड यू आर नॉट यूजिंग योर स्किल, तो फिर तो कुछ नहीं है ना, फिर तो आप सिर्फ टिक लगाओ बैठ के, ठीक है। Yes, ma'am. ये 6 पॉइंट्स के बाद और कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं कि नहीं, लास्ट मतलब कभी लिखवाए हो? नहीं? ओके, नहीं लिखवाए हैं तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। मैम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बाद मैम 2 पॉइंट्स और हैं। हाँ बताओ, यही तो पूछ रही हूँ मैं। हाँ मैम, स्कोरिंग नंबर्स और टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग यूज्ड। ओके, हाँ तो ठीक है, ये हम पूछ रहे हैं, स्कोरिंग नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ ग्रेड यूज्ड। चलो
तो इसमें पहला हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ ग्रेड यूज्ड, ये कर ही लेते हैं फिर जल्दी से। लिखा टाइप्स ऑफ ग्रेड यूज्ड, ये हमारा 7th पॉइंट होगा ना? नहीं, ये 6 पॉइंट के अंडर ही है शायद। यस मैम, Yes, ma'am. 6 पॉइंट के अंदर है। हाँ, तो इसमें लिखो 3rd पॉइंट। ओके 3rd, ठीक है, वो पॉइंट तुम याद रखना। टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग यूज, तो लिखो इसमें देयर आर बेसिक 2 टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग, देयर आर बेसिक 2 टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग्स। पहला लिखो एब्सोल्यूट, और दूसरा लिखो रिलेटिव और कंपैरेटिव। रिलेटिव और कंपैरेटिव, रिलेटिव और कंपैरेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? थ्रू एंड थ्रू, जो जनरली हमारे स्टैट्स के पेपर में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में यूज होता है। ठीक है, उसमें क्या है, अगर क्वेश्चन सही, आपने आंसर सही दिया है 2 + 2 = 4, तो उसमें आपको पूरा ग्रेड मिलेगा। ठीक है ना, उसमें कोई इफ एंड बट तो है नहीं। अब आप 4 के बजाय 3 करके और आप एक्सप्लेन तो कोई थ्योरी नहीं बना दोगे, नहीं। ठीक है, तो सच ग्रेडिंग्स आर कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। और जो सेकंड नंबर की मैंने अभी क्या बताया, रिलेटिव और कंपैरेटिव, इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए या जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करी जाती है। इसमें आप क्रिटिकल एनालिसिस करके अपने दिमाग से स्टूडेंट की, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग करते हो। ठीक है, व्हेन यू आर अ नोन जज, जब आपको पता है, जैसे कि मैं हूं, मैं नोन हूं आपके लिए, व्हेन आई एम पासिंग ऑन अ जजमेंट और व्हेन आई एम चेकिंग और कॉपी, तो मैं दिमाग में रखूंगी कि कौन सा बच्चा डेली आता था, किसने क्लास करी है, कौन मेरे नोट्स बनाता है, कौन फर्रे पे लिखता है, कौन आता नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में रहेंगी वाइल आई एम चेकिंग योर नोटबुक्स। ठीक है ना, समझ में आया? एंड ऑफ कोर्स अ कंटेंट, उसके बाद मैं आपकी ग्रेडिंग करूंगी। ये तो हुआ नोन जज के लिए। व्हेन द जजेस आर नोन, जो कि बाहर के एग्जामिनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिर बच्चों के बीच में कंपैरिजन करने लगते हैं कि पहले की कॉपी में क्या लिखा है, उसने कैसे लिखा है। उसने अगर अच्छा लिखा है तो वो एक जजमेंटल बेस हो जाता है, उसी के बाद वो अगली कॉपी चेक करता है और कंपेयर करके मार्क्स देता है। ठीक है ना, उसके बाद उन दोनों को जज करके तीसरे की, एंड दिस थिंग गोज ऑन। समझ में आया ये प्रैक्टिकल यूज? यस मैम। ठीक है, तो दीज आर द 2 बेसिक मोड्स थ्रू विच आप जजमेंट या स्कोरिंग या ग्रेडिंग करते हो किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट की। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें भी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें मैक्सिमम क्या है, एवरेज 16-17 ही जाता है। ठीक, समझ में आया? तो ये जो एवरेज है, ये एवरेज क्या है, दिस इज कंपैरेटिव और रिलेटिव टेस्टिंग या कंपैरेटिव और रिलेटिव ग्रेडिंग। ठीक है ना, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। लेकिन जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या मैथमेटिक्स के होते हैं, रिलेटेड होते हैं, जिसमें आपसे सीधे सीधे पूछा गया है, तो उसमें आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो 0 मिलता है इफ इट इज रॉन्ग। समझ में आया बच्चों? यस मैम। चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। स्कोरिंग क्या था बेटा तान्या? मैम स्कोरिंग नंबर्स। हाँ, स्कोरिंग नंबर्स। इसमें लिखो, हेडिंग डालो स्कोरिंग नंबर्स। ये आई थिंक हमारा 5th पॉइंट होगा। 4th। 4th है? यस मैम। ओके, अच्छा ठीक है, वो 2 हमने मिला दिए ना ऑब्जेक्टिव्स वाले। ठीक है, हाँ 4th होगा हमारा ये।
स्कोरिंग नंबर्स जो होता है ये मेंटोर्स के लिए, एग्जामिनर्स के लिए, टीचर्स के लिए होता है, नॉट फॉर स्टूडेंट। इसमें हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, जो हमने पहले भी डिस्कस करी है, कि देयर शुड बी नो हायर वेरिएशन ऑफ स्कोर्स। ऐसा नहीं कि एक को तुमने 100 में से 100 दे दिया और बाकी पूरी क्लास जो है वो 50 पे अटकी हुई है, इसका मतलब आपके मार्किंग में दिक्कत है, ठीक है ना, आंसर्स में नहीं है। समझ में आया? और क्या डिफरेंस हमें देखना होता है कि क्या क्या जनरल बैकग्राउंड्स हैं, क्या क्या चीज किसी स्टूडेंट ने इंक्लूड करी है, क्या क्या चीज किसी ने एक्सक्लूड करी है। एक ही क्वेश्चन को 4 बच्चे 4 अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, आंसर सेम होते हुए भी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें स्टूडेंट की पर्सनल स्किल्स ऐड होती हैं कि उसका दिमाग कितना खुला, उसके ज्ञान चक्षु कितने खुले, उसने उसमें क्या चीज ऐड करी, और कौन सा बच्चा भूल गया लिखते लिखते कि क्या लिखना था और टॉपिक से अलग चला गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें आपको ये नॉलेज रखनी पड़ेगी कि स्टूडेंट बैकग्राउंड क्या है, वो क्या लिख रहा है, ठीक है ना। ये नहीं कि पूरी क्लास को 1 से नंबर दे दिए, ये नहीं कि पूरी क्लास को फेल कर दिया, ठीक, समझ आया। तो इसमें एक टीचर को अपनी इंटेलिजेंस को अलग रखना पड़ता है और स्टूडेंट इंटेलिजेंस को हमें वेरीफाई करना होता है, इवेलुएट करना होता है, क्योंकि टीचर को तो बहुत कुछ आता है। जब आप टीचर हो, जब आप अपने जूनियर्स का एग्जाम लेते हो, तो यू नो मोर देन देम, ठीक है ना। तो अब अगर तुम अपने लेवल से जज करोगे जूनियर्स को, तब तो कोई पास ही नहीं होगा ना बेचारा। तो जब हम जजमेंट पास करते हैं तो वी हैव टू बी अनबाइस्ड, वी कैन नॉट यूज आवर इंटेलिजेंस, वी हैव टू यूज स्टूडेंट इंटेलिजेंस। समझ में आई बेटा जी? यस मैम। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन एवर यू आर चेकिंग अ कॉपी और कंडक्टिंग एनी एग्जाम, या जनरल अगर वाइवा भी ले रहे हो तो, ठीक है ना। चलो इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखो। scoring should be scoring should be worthwhile. Scoring should be worthwhile regardless of mistakes done by the students. Next लिखो, the scores should be given from the perspectives of student knowledge rather than an examiner's intelligence. Next लिखो, there should be equal weightage given to all the questions and not based on the single performance. समझ में आए तीनों पॉइंट्स? समझ में आया बेटा जी?
यस मैम। ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट का बहुत सिंपल सा मतलब है कि पहला क्वेश्चन देख के अगर आपको लगता है कि बच्चे ने तो अटेम्प्ट बड़ा बेकार किया है, तो कुछ समझाया नहीं है, इसके बेसिस पे पूरी कॉपी नहीं जांचनी चाहिए, ठीक है ना। आगे के परफॉर्मेंस को जज नहीं करना चाहिए, हर क्वेश्चन को एक अलग इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हो सकता है पहला क्वेश्चन बच्चे को ना अच्छे से समझ में आया हो, बाकी उसने अच्छा क्वेश्चन किया हो, क्वेश्चन पेपर अच्छे से किया हो अटेम्प्ट, ठीक है ना। तो इक्वल वेटेज होनी चाहिए हर क्वेश्चन की, हर एस्पेक्ट की। समझ में आई ये चीज? यस मैम। चलो अब पूछ लो आज के टॉपिक से रिगार्डिंग, अगर कुछ पूछना है तो, कोई चीज ना आई हो समझ में। ऑल क्लियर। ऑल क्लियर? मैं अभी तो क्लियर है, पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट टाइम कुछ। यस मैम, अभी तो समझ आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, चलो इसमें तुम्हारा सब आ जाएगा फिर, इम्पोर्टेंट ऑफ इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट, उसके बाद हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इस यूनिट से आप लोग एक एक क्वेश्चन पेपर बना के लाना, ठीक है। यस मैम। चलो किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना? नहीं मैम। ओके